बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महसूस यूँ होता है कि पीडीएम हुकूमत भी अब जारहाना हिकमत अमली की तरफ है। मुखालफिन को खास तौर पर अपोजिशन को दीवार से लगाने का फैसला कर चुकी है। इससे पहले ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाई, वो अपनी हर बात मनवाते रहे। अब यूँ महसूस हो रहा है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की मंजूरी से लेके पंजाब असम्बली की तहलील के बाद मोहसिन नकवी साहब की तैनाती तक हुक्मरान इत्तेहाद अपनी तमाम बातें मनवाने की पोजीशन में है। इमरान खान साहब से कहाँ पर सियासी गलती हुई? मरियम नवाज साहबा के वापस आने के बाद कल तशरीफ ले आएंगी। किस कदर मुस्लिम लीग नून का बयानिया मजबूत होगा? क्या नून से शीन निकल जाएगा या शीन से नून निकल जाएगा? इन तमाम बातों का कोई जवाब मिलेगा मुश्किल हालात के अंदर, जब माशी तौर पे मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरीके से मुखालफिन का मुकाबला कर सकेगी? हुक्मरान इत्तेहाद के लिए आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन के वक्त किस कदर सहूलत मैसर होगी कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के नतीजे में उस तमाम बातों को ख़त्म कर सकें जो तहरीक इंसाफ के हवाले से वो कहते थे कि उनको एक चांस दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद भी ये कोशिश कर रहा है कि उसको भी वैसी ही फील्ड मिले जैसी 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली? क्या सूरत हाल बनेगी, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुल्क का एक बड़ा नाम है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जनरल अमजद शुएब साहब ने, तज्ज़ियाकार है, सियासी मामलात पे भी गहरी सूझबूझ रखते हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, इस्लामाबाद के सहाफ़ती हलकों का एक जाना पहचाना, इसके साथ साथ बाखबर नाम है। नज़ीर लगारी साहब, आप ही से शुरू करूँगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि हुक्मरान इत्तेहाद एग्रेशन के अंदर है, जिसकी वजह से PTI या आप समझ लें अपोजिशन वो कुछ दीवार के साथ लगते महसूस हो रहे हैं, फिर चाहे वो मोहसिन नकवी साहब की तैनाती हो या फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हो। आप भी मेरे ख्याल से मुत्तफिक हैं? क्या 4 साल तक जिस तरह से अपोजिशन दीवार से लगी रही इमरान खान के दौर में, एक के बाद दूसरी गिरफ्तारियां हुई, पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया कई पार्टियों की, वो नज़र नहीं आ रहा था। और एक गिरफ्तारी पर या दूसरी गिरफ्तारी पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब वो हो PTI को दीवार से लगा दिया गया। और PTI क्या कानून के दायरे में नहीं है? इस मुल्क में कानून नहीं है, इसमें रूल ऑफ बिजनेस नहीं है, इस मुल्क में कोई कायदा नहीं है, इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। क्या ये दर्ज नहीं है कानून के अंदर कि अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कोई बात करेंगे तो तौहीन अदालत के मुतरादिफ होगा? क्या आपको किसी ने कहा है कि उनके ख़ानदान को गालियाँ दें? फिर निहाल हाशमी को क्यों नाअहल करार दिया था, उसे क्यों जेल भेज दिया गया था? वो किस लिए हुआ था? और ये मामूली अदालत ने नहीं ट्रायल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजा था। अब सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो है डायरेक्ट उन इदारों पर हमले कर रहे हैं जिन इदारों को आइन ने तकद्दुस दिया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हर तरफ को आपकी अदलिया को कह रहे हैं, आपके सिक्योरिटी इदारों पर हमले कर रहे हैं, फौज पर हमले कर रहे हैं, फौज की तकर्रियों के मसले पर जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, लॉन्ग मार्च निकालते हैं। ये क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में इसलिए जाया जाता है कि पार्लियामेंट में जाकर बैठें। अगर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, तो फिर आप इज्तिमाई इस्तीफे दे देंगे, क्या आप हुकूमतें तोड़ देंगे? ये तरीक़ाकार होता है? ये सियासत होती है? ये कौन सी सियासत है? गिरफ्तारी किसी की भी हो, हम किसी की भी गिरफ्तारी की हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ की हिमायत करते हैं, वो है कानून, और वो है इस मुल्क का आइन। अगर आप आइन के खिलाफ बात करेंगे या अगर आप कानून को तोड़ेंगे तो फिर आपके लिए एक दायरा कार मुकर्रर है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा पारसा हो, अगर कानून उसकी गिरफ्त करता है तो हम नहीं कहेंगे कि कानून गिरफ्त, ये जाकर कोर्ट में साबित करें कि गिरफ्त ठीक है या नहीं है। ये नहीं है कि इमरान खान ने अपने 4 साल दौर में पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल दिया, नहीं, कोई बात ही नहीं थी। ये करप्ट थे, ये चोर थे, और ये पारसा आ गए हैं, बड़े नेक शरीफ लोग आ गए हैं और इनकी नेकियों के दरिया बह रहे हैं। वो दरिया जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी नेकियां की हैं। अच्छा, लगारी साहब, को लाडलेपन का तासुर भी कम हुआ है? अब लगता है आपको कि लाडले बाकी रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, या उनके साथ भी वही कुछ हो रहा है कि जो पाकिस्तान की सियासत में सबके साथ होता रहा है? किसके साथ नहीं हुआ? कायद आज़म जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनके साथ हुआ, और गलत हुआ। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिसने करारदादे लाहौर पेश की थी, उसको कहा गया कि तुम गद्दार हो, तुम डाकू हो, तुम खाइन हो। मौलवी AK फजल हक की हुकूमत को जो थंबन मेजॉरिटी लेकर के आई थी, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी ने ली जो मौलवी AK फजल हक के जुक्तुफरान ने ली थी। उनको उठाकर कहा गया कि तुम गद्दार हो। 3 महीने से भी पहले उनकी हुकूमत तोड़ दी गई। वो जो है उनके साथ तो
ये इसका क्या जवाब पेश करेंगे जिन लोगों ने ये इक़दाम किए थे? हुसैन शहीद सोहरावर्दी के साथ क्या गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ? नवाज शरीफ को कहा कि आप कौन से मनी ट्रेल आ गई थी जब नवाज शरीफ को मुल्क से निकाला गया या उनको जेल में डाला गया या उनके खिलाफ किस कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये साबित हुआ कि था कि रकम पाकिस्तान से गई, पाकिस्तान से दुबई में गई, दुबई से कतर में गई, कतर से सऊदी अरब में गई, सऊदी अरब से लंदन में गई? किसने साबित किया था? किस कोर्ट ऑफ लॉ में ये पूरी मनी ट्रेल मौजूद है? उनको तो उठाकर बाहर फेंक दिया। वजीर आजम को निकालने का नया तरीका ये निकाला गया था कि जनाब सजा दे दो और वजीर आजम को हटा दो। 43 सेकंड की सजा पर एक मुल्क के वजीर आजम को हटाया गया। ये इस मुल्क के अंदर एक तारीख लिखी गई है। एक वजीर आजम को 43 सेकंड की सजा देकर, 1 मिनट पूरा नहीं था, सजा देकर तब बर्खास्त अदालत आप कैदी हैं और फिर उसके बाद उनको भेज दिया गया था घर। इस मुल्क में ये तमाशा होता रहा है। अब अगर इन शहजादों के पाले हुए लोगों को और लाडलों को और अगर इनके जिनके लिए जहाज चलाए गए, जिनके लिए जीपें बनाई गई, जिनके लिए लाने के लिए सब कुछ किया गया, अगर उनके साथ जो है उनको कहा जाए कि कानून के दायरे में रहें तो फिर गलत बात है। अच्छा लगारी साहब, मैं ज़रा आमिर इलियास राना साहब से भी पूछूं, बड़े बाखबर है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से। राना साहब, इस्लामाबाद के हल्के क्या कहते हैं? क्या इमरान खान साहब असम्बली तोड़ने के बाद अब कुछ परेशान हैं क्योंकि अब पे दर पे जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद ने उन पर हमले शुरू कर दिए? उन्हें परेशानी हो रही है, इजहार वो बाद में जरूर करेंगे क्योंकि बाद में उन्हें करना पड़ता है। तो जो बात आप लगारी साहब से बात कर रहे थे, लगारी साहब ने जवाब भी दिए कि लाडलापना 4 साल से नहीं 2017 के मिड से है, जब अहद चीमा को, जो शहबाज शरीफ का ब्लू आइड उस वक्त स्टाफ अफसर भी था, DGLDA था, उसको अरेस्ट करवाया गया था नैब से और मैसेज दिया गया था कि तुम चीफ मिनिस्टर हो और तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर उसके बाद गिरफ्तारियों का एक लामुतनाई सिलसिला शुरू हुआ। नवाज शरीफ को जुलाई में जाके सजा दे दी गई और बाकायदा एक प्लान के तहत अब तो इमरान खान ने खुद बोल दिया ना कि उस वक्त की अदलिया और आर्मी चीफ ने ये काम किया। तो हम तो ये उस वक्त से बोलते आ रहे थे। ये जो निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, इनकी सजाओं पे इन सब के ट्वीट्स मौजूद है ना कि और लोगों को भी रगड़े, सिर्फ रुक ना जाएं। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम सब मकाफात अमल का शिकार होते हैं, चूंकि इमरान खान साहब ने इन सब के बावजूद जो इस्लाम लाहौर में आखिरी गुफ्तगू साफियों से बड़ी लंबी चौड़ी की, उसमें उन्होंने कहा था कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, मैं चाहूंगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए बात हो। यानी वो गेट नंबर 4 पे ही अपना रास्ता खुलवाना चाहते हैं, जो कि उनके लिए इस वक्त बंद है। और बहुत ज्यादा तासुर ये, जैसे अब सिक्योरिटियां हटाई गई हैं जो कानून के तहत हटाई जा रही हैं, कि आपको कानून से ज्यादा हटके, ठीक है वजीर आजम थे आप, पंजाब भी आपका था, KP भी आपका था और आप GB कश्मीर सब जगह पे थे, क्वेटा में भी आपकी हिस्सेदारी मौजूद थी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में, आज भी वो वहीं पे मौजूद हैं। तो आप सब कुछ जो चाह रहे थे, चाहे 500 एहलकार लगाएं, आप शरीफ स्कोर इनके हमनवा सारे मिलके गालियां देते थे कि जी रायमंड पे इतनी लगी हुई है, बिलावल हाउस पे इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो जरा आज ये गिन तो लें कि जब ये कुछ भी नहीं है तो सब कुछ इनके पास मौजूद था। तो ये तासुर होना नहीं चाहिए। एक सियासी लीडर है, बड़े सियासी लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन फिर वो पॉपुलर लीडर को ख्याल उन नॉर्म्स का रखना चाहिए जो आइन और कानून कहता है। अगर आइन का आर्टिकल 189 और 190 इलेक्शन कमीशन को वो पावर देता है जो सुप्रीम कोर्ट उसको छेड़ नहीं सकती, और फिर उसको उसी पार्लियामेंट ने जो अदलिया को बनाती है और इख्तियार देती है, उसने ये तौहीन अदालत का इख्तियार दिया है। लेकिन अब यहाँ क्या किया जाए कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब लताड़ते भी हैं और जो तौहीन अदालत का नोटिस इशू इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसको सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं कि किसी भी इदारे को अपनी डोमेन में रहना है। एस्टेब्लिशमेंट एक वक्त में जो कुछ करती रही, आज इमरान खान ने, जो लोग पहले इशारों में कहते थे, इमरान खान ने तो खुल के जानवर भी कहा, बदतमीज भी कहा, सब कुछ कहा कि अगर चोर चौकीदारी की बजाय डाकू से मिल जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने फौज को यहां तक करार दिया कि भाई ये जो हो रहा है सब कुछ, ना वो आईनी तौर पे अदम एतमाद को मानते थे। आज उनका बयानिया चूरन अमरीकी साजिश का नाम लेके और आज तक वो बिका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लोग उनकी कॉल पे बाहर नहीं आते। आप लाहौर के मुजाहरे देख लें, इस दफा इलेक्शन कमीशन के सामने जो लाहौर में मुजाहरा हुआ वो कॉल इमरान खान ने दी थी, वहां 600 लोग भी नहीं थे। आप यकीन मान लें, एक भरे बाजार में आपने कंटेनर छोटे मोटे से खड़े करके रोड ब्लॉक किया, तब भी लोग वहां नहीं रुक रहे थे। हालत ये हो चुकी है। लॉन्ग मार्च वाले दिन भी लाहौर से इनके साथ लोगों की बड़ी तादाद नहीं थी, इनके साथ इनके कंटेनर से लोगों की गाड़ियां गुजर रही थी। जब किसी सियासी जुलूस में जा रहा हो तो गाड़ियां नहीं जाती, ये बिल्कुल हकीकत है, जाके चेक करा लें, कोई फुटेज देख लें। मैं खुद मौजूद था राना साहब, मैंने 5 दिन कवर करता रहा हूँ लॉन्ग मार्च। आपकी बात दुरुस्त है, मैं तस्दीक करता हूँ इसकी।
तो इशू यही है कि अब जब उनको कानून का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने कानून का रास्ता खुद अपनी जिद से बनाया है कि उन्होंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, उनको चोर और डकैती करार देना है अपने ऊपर, चाहे जितने भी इल्जाम लग जाए उनके साथियों पे, और उनके अपने साथी लगा रहे हैं। क्या नवाज शरीफ पे उनके साथियों ने इल्जाम लगाया कि अच्छा, राना साहब आरिफ अलवी साहब से एक बात मुंसलिक करके मुख्तलिफ अखबारात में आज की जीनत बनी हुई है कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि अब हुकूमत जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, तो ये खबर दुरुस्त है? देखें, हुकूमत नहीं, ये जिनसे मुज़ाकरात की बात हो रही है ना, उसका नाम इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, मतलब वो नाम हुकूमत का लेते हैं, वो कहते हैं ना कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है, और ये सजाएं और नाम मौजूद है कि उन लोगों ने कहा है आप अपनी सियासत खुद कीजिए। जनरल बाजवा से जो इनकी गुज़श्ता साल अगस्त में ऐवान सदर में 2 मुलाकातें हुई थी ऊपर नीचे, तो इनको बताया गया था कि आपको जो बात करनी है हिज़्ब इख्तिलाफ से करें, क्योंकि जनरल बाजवा को उस वक्त समझ आ चुकी हुई थी कि एक्सटेंशन भी नहीं है और इलेक्शन भी फौरन वो नहीं दे सकते। तो उससे लेके और आज तक अगर आप आ जाए, हालांकि उनके दोगले पन्ने की कहानियां मुन्ना सिलाई ने भी सुना दी, जनरल बाजवा ने जो कुछ किया दोनों तरफ से, आज हम उस रिजीम चेंज के ऑपरेशन के नतीजे में उस खौफनाक इक्तसादी तबाही में आए हैं, सियासी तौर पे तो हो ही चुकी, कि आप संभलते हुए भी नहीं आप संभाल पा रहे, कि इतनी ज्यादा नीचे से हर चीज निकाल दी गई कि ऊपर कोई काम ही नहीं किया और हवा पे खड़ा किया हुआ था, और अब वो सब भरम खत्म हो गए। आज आपको डॉलर रोकने के बावजूद नहीं रुक रहा क्योंकि आपने प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर खत्म कर दी। राना साहब, मैं जरा जनरल साहब को भी शामिल करूं। जनरल साहब, राना साहब का भी कहना है, लगारी साहब का भी कहना है, इसका मतलब तो ये हुआ कि नवंबर के बाद भी तहरीक इंसाफ के लिए हालात बदले नहीं थे, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आज पहले से ज्यादा उनसे नाराज नजर आती है। आप इस ख्याल से मुत्तफिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नाराज़ हों या ना हों, एक चीज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स से निकल जाना चाहिए। मुझे जिस चीज़ की बड़ी परेशानी और फ़िक्र है वो ये है कि आज जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई होती है और जितना ज़्यादा नफ़रत है, वो किसी भी सूरत में हमारे मुफाद में नहीं है। बात यह है कि जो हमारे जवान हैं, जो लोग हैं, वो सारे उसी तरह की कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ रहे हैं, उनके मोराल पे भी बुरा असर, और उसके साथ साथ आवाम से फ़ौज की दूरी होना, ये किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि ये मुफीद होगा। हमें तो बहुत ज़्यादा इसका तजर्बा है पुराना 1965 का, 71 का, कि अवाम साथ होते हैं तो आपका हौसला बड़ा बुलंद होता है। उस वक्त भी आवाम के दूर होने पाकिस्तान में यही हुआ था। आवाम के दूर होने की वजह खुद इमरान खान साहब भी बन रहे हैं कि वो उकसा रहे हैं, वो जो है वो फौज के खिलाफ लोगों को बात करने पे मजबूर। नहीं, इमरान खान साहब ने, देखें इमरान खान साहब नहीं, देखें बात यह, जनरल बाजवा 6 साल सियासत करता रहा, उस चीज़ ने नुकसान पहुंचाया। पहले इमरान खान को लाने के लिए सियासत की, फिर उसको निकालने के लिए सियासत की, और दरमियान में भी सियासत ही होती रही, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई बातचीत। ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी डैमेजिंग है। मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें सारी चूँकि खुल के सामने आ चुकी हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, कोई इमरान खान ने बाहर ला के सुना दी, कोई PMLN कहती रही है, PMLN भी बहुत ज़्यादा, बाजवा साहब आप जवाब दें, आज भी वो कहते हैं मुकदमे चलाएंगे इन पे, और कभी फैज़ हमीद का नाम लेते हैं। सारा ये सारी चीज़ें जब पब्लिक में आती हैं तो लोगों के अंदर नफरत बढ़ती है। अब आप मियाँ जावेद लतीफ़ की ये 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली निकाल के सुन लें, क्या वो कहता रहा। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें जब ये पब्लिक में आती हैं तो पब्लिक के अंदर एक इम्प्रेशन बिल्डअप होना शुरू होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम बड़ा वाज़ेह क्लियर नज़र आएँ स्टेज के ऊपर। देखें जी, सियासतदान मिल के बैठते हैं, नहीं बैठते ये आपस में सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल ठीक। अगर मदाखलत होगी यहाँ से किसी की भी, तो वो बिला वजह इस वक्त आपका सारा। और मैं एक और चीज़ जो मैं जानता हूँ, मैं ये आपको बताऊँ, मैं सुन रहा था एक मियाँ नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट, जहाँ उन्होंने कहा कि जी हम तो हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे, हमें ज़बरदस्ती दी गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जनाब हम तो ये नैब में अमेंडमेंट वगैरह का किस्सा हम तो नहीं लेके आए थे, हमें तो फ़ौज ने पकड़ाया। आप सोचिए, ये मलबा अगर आर्मी पे, सारे फ़ायदा इन्होंने उठाए, आर्मी पे डाल देंगे तो क्या पीछे रह के जाएगा? बिल्कुल ठीक है। ये सारा मलबा आना ही खीर इसी पे है, फ़ौज पे आएगा। उसकी वजह यह है कि हर सियासतदान की बिल आखिर बचत, मर्दानगी, दिलेरी, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया पे है, वो मियाँ नवाज शरीफ हो या कोई भी और। बिल्कुल ठीक है। मैं ये सियासत है, यही कुछ। जनरल साहब मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ आगे की तरफ भी चलेंगे, मैं दोबारा आपकी तरफ भी आऊँगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लगारी साहब ये फरमाइएगा कि कल तक बात हो रही थी कि परवेज़ इलाही साहब अपने साथियों समेत PTI में जम हो जाएंगे,
और कल फिर उन्होंने जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब पे तनकीद की, और ये भी कहा, तनकीद इसलिए हम उसको कहेंगे कि उन्होंने बराह रास्त यही कह दिया कि अगर फवाद चौधरी साहब पहले गिरफ्तार हो जाते तो ये सब कुछ ना होता, नून लीग को भी हम तबाह कर देते, हुकूमत बचाने के बाद इमरान खान साहब को ये सूरत हाल ना देखने पड़ती, मोहसिन नकवी साहब को भी शायद रास्ता रोकने का सबब बनता। तो परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन भी उन्होंने करवा लिया और अब जो है वो काफिले के ऊपर एक तरह से कब्जा कर लिया। ये अलग बात है कि आगे जाके क्या होता है। तो परवेज़ इलाही साहब अब जम हो पाएंगे? नहीं, परवेज़ इलाही साहब के जो दिल की बात है वो तो उनके अपने मफाद में थी, वो बात उनके सामने आई। वो तो पहले भी कह चुके थे, वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं थे। वो ये भी कह रहे थे कि 99% अरकान असम्बली को तोड़ने के हक में नहीं थे। माकूलियत की बात भी ये थी कि असम्बली को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। और ये जो क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की गई, गॉड फादर्स की जो सरपरस्ती में जो कुछ होता रहा है, जो अब तक उनके पीछे खड़े होकर उनको हिदायत दे रहे हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह करो, यूं करो, वो करो, ये सारा कुछ हो रहा है। हम तो एक तमाशा देख रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में जो कुछ होता रहा है वो होता रहा। ये कहाँ से आए थे फवाद चौधरी, किस दुकान से निकाल कर इनको सियासत में लाया गया था? और बहुत से लोग हैं। क्या आप समझते हैं कि मियाँ अजहर के साहबजादे और चौधरी अल्ताफ़ के भतीजे इतने बड़े इनकलाबी हो गए हैं? इतने हम नहीं मानते, हमें नहीं मालूम है कि ये कहाँ से हैं, किस तरफ से हैं, कौन भेजा गया, किसने भेजा, कहाँ भेजा, किस तरह भेजा था। भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट सही रास्ता अख्तियार करेगी, कर रही है, क्या मतलब वो आ जाए और सबको पकड़कर एक तरफ उठाकर बिठाकर कहे कि जनाब आओ जनाब इमरान खान साहब हम आपके गले में हाथ डालते हैं, वरना यह कहा जाए कि अवाम तो इनके साथ है ही नहीं, अवाम फौज से जो है नफरत करने लगे, अवाम फौज से मोहब्बत करते हैं अगर वो इस सियासी अमल में अपने आप को गैर जानबदार रखे तो। और ये चौधरी परवेज़ इलाही तो रिकॉर्ड पर हैं कि मुझे उनका बेटा कह रहा है कि हमें तो जनरल बाजवा ने कहा कि आप उधर क्यों जा रहे हैं, इधर चले जाएं, आप बनी गाला जाएं, आप उस तरफ क्यों। रात को उन्होंने बैठकर कुरान मजीद पर कसम खाकर मुआहदा किया और अगले दिन सुबह उठकर चल दिए बनी गाला की तरफ, क्योंकि बनी गाला का रास्ता दिखाया गया था। अगर वो उनके साथ चल रहे थे, उनको हटा रहे थे, तो उनके हटाने के बाद क्यों उनको उठाकर ले आए कि बनी गाला जो है आप बनी गाला जाओ। वो आखिर वक्त तक इमरान खान के साथ रहे थे, उनके साथ रहे, उनको सहूलत फराहम की गई और ये एक खतरनाक किस्म का रुझान पैदा किया गया। फौज उनके खिलाफ हो गई और वो फौज के खिलाफ हो गए। बिल्कुल ठीक है, फौज के खिलाफ, वो फौज के खिलाफ है और उसको पढ़ाया यही गया है कि वो फौज के खिलाफ रहे और इसकी डिक्टेशन कहीं और से नहीं आई है। वो जो मुल्क का नुकसान चाहते हैं उनकी तरफ से अब भी। बिल्कुल ठीक है लगारी साहब, मैं जरा राना साहब की तरफ भी आ जाऊं। राना साहब, लगारी साहब ये फरमाते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ही सारे लोग थे कि जिन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ रुख किया था। परवेज़ इलाही साहब का इशारा भी उन्हीं की तरफ है। तो परवेज़ इलाही साहब का जो शिकवा है कि इमरान खान साहब इर्द गिर्द कुछ चार का टोला है या चंद लोगों का टोला है कि जो उनसे गलत सियासी फैसले करा रहा है, ये शिकवा दुरुस्त है? देखिए, परवेज इलाही साहब की हद तक आप कह लें कि जाहिर है उन्होंने एक तो फवाद चौधरी को नॉमिनेट कर दिया और बाकी माजरत भी कर लिए, फैसले भी उनसे करा लिए, लेकिन बात यह है कि वो लीडर जो है वो रोटी को चोची कहता है। ये जो सारे के सारे इस काम पे लगे हुए हैं जी वो बिल्कुल ठीक है और उनके साथ सारे लोग चोर थे, आधे चोर निकल गए और बाकी उनके साथ बैठे हुए। ऐसा नहीं है, ये सब मिलके काम कर रहे होते हैं ना। ऐसा लीडर अपनी बात पे अड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक उनको जिसने भी समझाया था कि जी शायद आपका आखिरी प्रेशर ये काम कर जाएगा, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये उस दिन पिंडी से 26 नवंबर को वापसी का एक रास्ता देखा था। वो जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए आए थे, लोग नहीं थे, मतलब जिस जगह पे वो खड़े हुए थे हमारे साथ गिनने चल के लोगों को। हम तो बिल्कुल जहां लोग इमरान खान के साथ आते हैं वो भी मानेंगे, जहां नहीं आते वो भी मानेंगे। इशू ये था कि वो तो 26 नवंबर सोच के आए थे कि एक जम्मे गफीर होगा और प्रेशर होगा और पता नहीं क्या होगा और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाएगी या ये उनको नहीं लगाएंगे और बाकी लोग लग जाएंगे। सारे जितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं बड़े काबिल एहतराम होते हैं जो अपने इदारे में काम करके आते हैं, जनरल जो उसी इदारे से हैं। और मेरी एक दो दफा हमारे प्रोग्राम में भी एक्सपर्ट्स में भी रहे, तो इन्होंने कहा मैंने जनरल जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तो मैं जनवरी में रिटायर हो गया था 2000 में, तो मैं बहुत थोड़ा अर्सा उनके साथ रहा। लेकिन जनरल मुशर्रफ जब गए हैं तो क्या जनरल कैनी को आके पहला साल सिपाही का साल नहीं मनाना पड़ा था कि फौज वर्दी में बाहर नहीं आती थी, अपनी गाड़ियों पे तीर का निशान लगा के आती थी, कि दूरियां उस वक्त तो किसी ने नफरत नहीं फैलाई थी, वो पॉलिसियां थी। तो आज अगर आप ये समझ रहे हैं तो फिर ए पॉलिटिकल होने के लिए, लेकिन मुल्क को तो पहले आपको बचाना होगा ना।
आप कहेंगे जी हम तो साइड में बैठे हैं, आप लड़ते हैं या मरते हैं, ऐसी बात नहीं है। चूंकि एक इदारे ने फैसला किया और उसको रजीम को चेंज किया और उसकी तबाही के नतीजे में उनको फिर दोबारा फील हुआ कि तो हमारे इदारे के ऊपर आ गई आंच। जब आप 2021 में जहन में रखें, जब DGISI की तकरीरी हो रही थी, उसके बाद से इनको पीछे वापस होना पड़ा। तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि गलतियां सबने कर ली हैं, उसमें सियासतदान बिल्कुल अलग नहीं है, उसमें फौज अलग नहीं है, उसमें अदलिया अलग नहीं है, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी अलग नहीं है। इन सबको चौक में, डी चौक में बिठाएं, इनके माइक लगाएं और इनको बताएं कि जी आप सब माने अपनी अपनी गलतियां, एक एक थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिस्से का सच और झूठ ना बोलें, सब सच बोलें कि हमने तबाहियां की हैं। फिर इस मुल्क के खरबपति जो लोग हैं, जो $1 मिलियन मैन है, उनसे आप अपील करें कि हमें पैसा चाहिए। आप शाह सलमान वाला काम नहीं कर सकते, ये मोहम्मद बिन सलमान वाला, लेकिन आप जब लोगों को ट्रस्ट दिलवाएंगे तो आपका पैसे वाला बंदा, जिसको फिर आपको मिनिस्ट्री बाद में देनी पड़ेगी, कि जी एक दफा इस मुल्क को चलाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। जो मांगे तांगे के पैसे हैं, ये कितने दिन चलेंगे? हम कब तक ये काम करेंगे? लेकिन राणा साहब बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है मुल्क के अंदर। मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जी क्या कह रहे हैं आप? बदकिस्मती ये है कि कोई भी आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान तो कभी शायद डी चौक किया, वो तो किसी बंद कमरे में ना बैठे। इसीलिए मैंने कहा, मैं खुद चाहता हूं कि जो मैंने बात आपसे कही कि इमरान खान क्यों एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, लेकिन वही आदमी बैठने को तैयार नहीं है, जहां पावर होती है वही सारे के सारे एक लाइन पर बैठे तो उस पावर को अपने इदारे का तकद्दुस भी बचाना है, लेकिन उसके साथ मुल्क सबसे पहले बचाना है। तो उनको ही बिठाना होगा अव्वल आखिर, क्योंकि आपको कहने में सबको लाना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक को लाडला बना के 5-6 साल आपने इस तरह मुसल्लत किया कि हर बंदे को दबाते चले गए, हर सियासी जमात को भड़काते चले गए, हर उस सिविल सर्वेंट को अंदर करते चले गए। फवाद हसन, फवाद आहद, कितने लोग हैं जिनको आपने बार बार पकड़ा, जिसके नतीजे में इमरान खान कहने के बावजूद, लाडला होने के बावजूद, फिर ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले सके, क्योंकि लोगों को पता था कि जवाब हमने देना है। आपको एतमाद सबको देना होगा। आमिर साहब, मैं जनरल साहब की तरफ जाता हूं, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि प्रोग्राम में हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, दोबारा आएंगे। लगारी साहब की तरफ भी मैं दोबारा आता हूं। जनरल साहब, इमरान खान साहब को 3-4 का जो टोला उनके इर्द गिर्द है, क्या उसने उनको इस बंद गली के अंदर धकेला है कि जहां वो असम्बलियां तोड़ के अपने आखिरी पत्ते को भी इस्तेमाल करके बैठ गए? आप समझते हैं कि आसपास बैठे हुए लोग जो इमरान खान साहब को गलत फैसले करवाने में मजबूर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ आप बताऊं, ये चमचा टाइप लोग जो हैं या ऊट पटांग बोलने वाले, ये हर लीडर के साथ होते हैं। फैसला लीडर ने खुद करना होता है। मुझे जनरल मुशर्रफ का भी याद है, मैंने उसके गिर्द कई लोग ऐसे देखे और मैंने उनको एक आध दफ़ा मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा भी, लेकिन ये जो मसला है ना, ये फैसला जब करना है लीडर ने खुद करना है। बिल्कुल। और उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेशक उसके साथ 10 लोग और बेवकूफ़ थे, उन्होंने ये कहा वो कहा, तो बेवकूफ़ों को साथ आसपास रखना भी तो उसी की गलती है ना। बिल्कुल। अगर गलत फैसला होता है, किसी के कहने पे होता है, तो जिम्मेदार वही है। सो एक तो ये जिम्मेदारी लीडर्स को लेनी चाहिए, कभी किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए कि फलां ने मुझे ये कहा। आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि जहां आप जाके कहें कि जी ये मुझे गंदे काम सिखाता है। ये चीज़ें हो नहीं सकती। एज ए लीडर जिम्मेदारी आपकी। अब दूसरी चीज़ ये है जो ख़राबी है, मैं राना साहब को और इन सबको मैं इस चीज़ के ऊपर साथ लेना चाहता हूँ। चीज़ ये है कि जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक ना हों कि हम किसी भी सूरत पे इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सियासत में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये मामला आगे हल नहीं हो सकता। अब आप जिसको यूँ ले लीजिए कि जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी तो मियाँ नवाज शरीफ बार बिलक रहा था, वो शोर मचाता था कि बाजवा साहब आपने जवाब देना है। जब इस्टेब्लिशमेंट अब PDM के साथ खड़ी हो गई तो सब ठीक हो गया, उनकी ज़बानें बंद हो गई, अब इमरान खान बोलना शुरू हो गए। कम से कम एक नुक्ते पे तो इकट्ठे हो। मैं देखें, मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं, मुझे पता है। ये लोग मेरे पास आया करते थे। अच्छा। ये आके कहते थे कि जी फलां आदमी ये बोलता है, फलां ये कहता है। ये अपने लोगों, अपने लीडरों की शिकायतें लेके आते थे, इसको जी सबक सिखाएं, इसको ये करें। ये इंटेलिजेंस के साथ राब्ते रखते हैं, उनको इतलाएं देते हैं, अंदर की खबरें देते हैं कि फलां मीटिंग में क्या हुआ। चीज़ ये है कि ये एक तरीकाकार सियासतदानों ने भी अपनाया हुआ है, एक सीढ़ी रखी है जिसके ऊपर चढ़ने का तरीका। अगर ये लोग खुद फैसला कर लें कि हमने इन्वॉल्व नहीं करना, मिसाल के तौर पे आज PDM को सपोर्ट मिल रही है, अगर PDM ये कहे कि जी एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं हमारे मामलात में दखल देने का, हम जाने और
पीटीआई जाए। मैं इस तासुर को नहीं तो मानता। मैं लगारी साहब एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपकी तरफ ही आऊंगा। जनरल साहब आप काइंडली क्विकली कंप्लीट कीजिएगा, मैंने लगारी साहब से जवाब लेना है। आप लगारी साहब को कुछ एतराज है असल में? बस मेरी सोच ये है कि ये सारे किसी न किसी वक्त पैदावार हैं फौज की। खराबी वहां पे है कि फौज बुरी है, लेकिन ये अच्छे हैं क्योंकि इनको 3-3 4-4 दफा लोग वोट दे के ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये गंद है, ये फौज ने पैदा किया हुआ है। फौज ने इन लोगों को अपने मकासद उस वक्त हल करने के लिए, जनरल ज़ियाउल हक ने अपने मकसद हल करने के लिए रखा। उन्होंने कहा जी मेरी जिंदगी इसको लग जाए। वो खा पी के माल बना के लंदन बैठा है, इधर दुनिया मरे रोए जो भी हो वो उधर बैठा। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लगारी साहब, जनरल साहब ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, आप उस पर कुछ रिस्पॉन्स करना चाहे थे, वो रिस्पॉन्स कर दें ताकि फिर मैं पहले सवाल की तरफ चलूं। मुझे इंतहाई अफसोस है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम है, मेरे दिल में हमेशा रहेगा जनरल अमजद शुएब साहब का। ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनका साथ दे रही है इमरान खान के खिलाफ। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। पाकिस्तान की फौज इस वक्त गैर जानबदार है कि वो इवन हुकूमत का भी साथ नहीं दे रही है। इस तरह से कि जनाब जिस तरह से जनरल बाजवा ने साथ दिया इमरान खान का और पूरे 6 साल उनको कंधे पर उठाए रखा, इस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने नहीं कंधे पर उठा रखा है नवाज शरीफ को, ना हुकूमत को, किसी को कंधे पर नहीं उठा रखा हुआ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट फौज का नाम है तो। मैं कहता हूं कि अब भी इदारे जो हैं वो नवाज इसके लिए जनाब इमरान खान साहब के लिए सहूलतकार बने हुए हैं। 1 मिनट में एक दिन में 20-20 जमानतें हो जाती हैं और उन जो वाकई खड़ा होकर धमकियां देता है, जज का नाम लेकर धमकियां देता है, उसका कहा जाता है चलें जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कैसा हुआ था, किस तरह से तलाल चौधरी को जेल भेजा गया था, किस तरह उसको यहाँ कराची के जो थे सुहेल हाशमी, कैसे उनको जेल भेज दिया गया था, किस तरह से लोगों को, सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, तब भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। एक आदमी पकड़ा जाता है तो फौज जो है वो उनके साथ है, फौज जो है वो शहबाज शरीफ की डिक्टेशन ले रही है। मैं नहीं समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर या उनका कोई इदारा जो है वो डिक्टेशन ले रहा है इस वक्त। ये मेरा ख्याल है। मैं इंतहाई एहतराम से फिर अदब से कहता हूं कि जनरल अमजद शुएब साहब जो हैं वो फौज के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं कि जनाब देखें आप लोग जो हैं इस हुकूमत के साथ दे रहे हैं और उस शरीफ आदमी को लूटा जा रहा है या मारा जा रहा है, उस शरीफ आदमी के साथ उसके साथ जुल्म हो रहा है। उस आदमी ने मुल्क के साथ जुल्म किया है भाई, इस मुल्क के साथ, और उन्होंने जो है मुल्क को तन्हाई का शिकार किया। उसने मुल्क के अंदर बहरान पैदा किया, मुल्क को चलने नहीं दिया गया और मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जो अब तक ख़त्म नहीं होने में नहीं आ रहा है। और ये उसको कुछ समझा ही नहीं जा रहा है कि इसने भी कुछ किया है। इसने जराइम किए हैं, बहुत बड़े जराइम किए हैं जो खुलेंगे, सारी दुनिया के सामने आएंगे और सारी दुनिया बताएगी कि कैसे कैसे बड़े जराइम। लगारी साहब, मैं कहता हूं रिस्पॉन्ड करवा लूं जनरल साहब से। जनरल साहब आप क्या कहते हैं? लगारी साहब कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मेरी बाजवा साहब उस वक्त भी सपोर्ट कर रहे थे पीपल्स पार्टी को। आप एक वाकया देख लें कि वहां पे बिलावल ने शिकायत की कि जनाब यहाँ पे हमारे मेहमान आए हुए थे PMLN वाले, मरियम ये वो, और उनके साथ ये हुआ, तो जनरल साहब वो तो और इल्जाम लगाया कि जी आपके लोगों ने किया। तो वहां पे बिलावल को टेलीफोन किया जनरल बाजवा ने, यकीन दहानी कराई और सारे लोगों को उठा के बदल दिया, वहां से उठा के किसी को कहीं भेज दिया, कहीं जनरल बाजवा ने। तो मैं आपको 200 वाकयात ऐसे दे सकता हूं, मैं भेदी हूं। लगारी साहब, जनरल साहब ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहे बाजवा साहब। जब मरियम नवाज साहबा वाला वाकया हुआ तो उस वक्त फौरी तौर पर जनरल बाजवा ने तमाम के तमाम लोगों को फारिग कर दिया वहां से जो कराची के अंदर मौजूद थे। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बात की? मैं कह रहा हूं कि जनरल बाजवा ने उस वक्त जिसने भी किया था, ये पूछना चाहिए ना कि किसने जाकर सुबह जाकर दरवाजा तोड़ा था होटल के अंदर जाकर मरियम नवाज का और उसके शौहर को गिरफ्तार करने के लिए। कौन सा बड़ा जुर्म किया था उसने? कायद-ए-आज़म के मज़ार पर खड़े होकर जमहूरियत की बात। अभी देखे ना, और इस बात के करने पर जो है वो जाकर दीवारें फलाम के अंदर गए कि नहीं? PTI का MPA जो जाकर थाने का घेराव कर ले और थाने का घेराव करके कहे कि जनाब जो है पर्चा दर्ज करो और फिर IG को अगवा कर लिया जाए, ये इस कार्रवाई पर अगर कोई
पार्टी का लीडर एहतजाज करता है तो वो एहतजाज जो है जानबदारी हो जाती है। बात हुई, उसको कोई अगवा नहीं किया गया। कैसे आईजी को अगवा कर लिया गया? जनरल साहब घर के गिर्द रेंजर्स का घेरा हो जाए तो उसको अगवा करना ही कहते हैं ना जनरल साहब। हम तो चीजों के गवाह भी है, मैं खुद यहाँ पे मौजूद था, फील्ड में मौजूद था। नहीं, कुछ भी नहीं। उससे मेरी बात हुई, उसने कहा जी कोई मुझे अगवा कर सकता है। जाहिर है आईजी तो यही कहेगा ना, लेकिन फिर पुलिस जो है वो रुखसत पे क्यों चली गई अगर आईजी के साथ कुछ नहीं हुआ था? इतना बड़ा कियास हो गया था यहाँ पे। उसने कहा मैं आईजी हूँ, पुलिस सारी मैं आईजी हूँ, सारी पुलिस रुखसत पे चली गई थी। अगर बिलावल भुट्टो साहब ना आते कि इंतजामी बहरान आ जाता यहाँ पे जनरल साहब। तमाम एडिशनल आईजी और तमाम पुलिस आता या ना आता, लेकिन ये तो उठाया उन्होंने बहुत सारा बाजवा साहब ने। जी राणा साहब आप क्या कहते हैं? जनरल अमजद शोएब साहब राणा साहब को बोला अरावल दस्ता थे, ये पार्ट एंड पार्सल थे। इनका गुस्सा नवाज शरीफ और मरियम नवाज से खत्म ही नहीं हो रहा। वो भी इस पाकिस्तान के लीडर है और वो भी इस पाकिस्तान की बेटी है। उसको अगर कहीं ज्यादती की गई है तो उसको जानना चाहिए। नवाज शरीफ ने फौज को बतौर इदारा मतून नहीं किया। जब उनको स्मैश करने की धमकियां दी गई, जब बार बार पकड़ा गया, जो तसलसल था, तब नवाज शरीफ ने एक जलसे में कहा था कि आपको जवाब दे होना होगा, और उसमें भी साहब का लफ्ज यूज किया। ये जिसके ऊपर आप लोग नहीं बोलते कि ये मीर जाफर और पता नहीं क्या क्या फौज को इमरान खान ने कहा है। अभी भी आपका सारा जो प्यार और मोहब्बत छिलक रहा है, उबल रहा है, वो इमरान खान के लिए है कि फौज पीडीएम के साथ है। आप ये बताएं कि वो कब उनके साथ नहीं थे? 30 नवंबर के बाद फौज न्यूट्रल होना शुरू हुई है। उससे पहले तो आप भी मान गए हैं कि डबल गेम हो रही थी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ था। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को निकाला, एक प्राइस लेके निकाला, जिसकी बुनियाद पे पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी के नाराज हुए। मुस्तफा खोखर की पहली नाराजगी उसी दिन शुरू हुई थी कि जी सिंध बचा लिया जरदारी साहब ने, और हम सबको बीच में छोड़ के निकल गए। पीडीएम में बने थे कि नवाज शरीफ की तरफ से ये बकायदा एक प्लान बना था जरदारी साहब का कि पीएमएलएन उन जगह पे टिकट्स नहीं देगी जहां पे पंजाब में पीटीआई के अच्छे हैवी कैंडिडेट मौजूद हैं। ये पॉलिटिकली मैनेज किया गया था। फिर पीडीएम बना था, जिसको फिर उस वक्त सहूलतकार जो इमरान खान के थे, जिनके नाम आज इमरान खान की जुबान पे मौजूद हैं, उन्होंने उसे तोड़ा था। तो ये हम हिस्ट्री को इस तरह नहीं कर सकते कि एक की मोहब्बत में दूसरे की नफरत में बदल दें। हमें सबको मानना पड़ेगा कि गलतियां सब नहीं, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। राणा साहब जनरल साहब की थोड़ी सुन लेते हैं। उसे कोई हाथ नहीं लगाता। देखिए राणा साहब जनरल साहब को मैं कहता हूं डॉन लीग से लेके 150 पेशियां नवाज शरीफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा। फौजदारी मुकदमों में जमानत आए बगैर मिली, जिसमें जब तक मुजरिम पेश ना हो जमानत नहीं मिलती। ये लाडलापना मौजूद है, इसको कैसे आप इनकार कर सकते हैं? जनरल साहब कहते हैं लाडले तो खान साहब अभी भी है ना। ओहो, मैं ये कहता हूं सारे लाडले हैं। नवाज शरीफ से बड़ा कौन लाडला यार? और कैद में उसको बाहर जाने दिया। यहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये कभी इस तरह की जमानत हो किसी की, कानून नहीं इजाजत देता। बैलेंसिंग एक्ट था ना जो लाडले ये हैं। और मेरी बात सुनो, मैं एक चीज बताऊं, डॉन लीग से लेके बॉम्बे का अटैक। आज तो इमरान खान ने कह दिया है यार। राणा साहब मेरी बात सुनो, राणा साहब जनरल साहब की जरा 1 मिनट गुफ्तगू सुन ले, मैं इख्तिताम आपकी बात सुने। राणा साहब मेरी बात सुने, राणा साहब मेरी बात सुन ले, पहले आप उस पे फिर जमानत पे आइएगा। राणा साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये डॉन लीग से ले ले आप। एक साजिश जो है मोदी के साथ मिलना, जो यहाँ पे मरी में इन्होंने किया जाके वो जंगल आया था, जो यहाँ जनरल साहब ये कैसे मुमकिन है? जनरल साहब नेशनल कोर्ट में पहुंचाया। जनरल साहब आप डीजीएमआई रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं। सियासतदान मिलते हैं। जनरल बाजवा नहीं कहा मैं मोदी को लेके आ रहा था। मैं आपको एक बताऊं, जनरल बाजवा ने मैं एक बताऊं बात। जनरल बाजवा ने गलत किया। मैंने मुखालफत की इस बात की। एक ही बंदे के इमरान खान का झगड़ा यही था। इमरान खान का झगड़ा यही था। इमरान खान का झगड़ा यही था। वो कहने लगा कि इससे मोदी से किस बात है? यही तो झगड़ा था कि वो इमरान खान को छोड़ के नवाज शरीफ का नैरेटिव लेके चल पड़ा जनरल बाजवा। तो नवाज शरीफ कहता है कि जी भारत से ताल्लुक न बनाना हर हालत में। तो झगड़ा तो यही हुआ। राणा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कोशिश थी कि एक हेल्दी डिस्कशन हो। बहुत सी बातें ऐसी भी आई। तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक थे कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।